Hi learners, welcome to Pathway classes. This side Priyanka and today's topic is of practice questions on labor welfare and this is a part 8. So in this session we will discuss 10 or 12 important questions on labor welfare. Till now we have completed 95 questions on labor welfare. So let's start with the part 8. So the 96th question is, who has extended the Vroom expectancy theory of motivation by suggesting that motivation is not equal to the satisfaction and performance by depicting what happens after the performance. So जो विक्टर रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है उनको किसने एक्सटेंड किया है, उस थ्योरी को किसने एक्सटेंड किया है, कौन है वो डेवलपर. सो यू हैव टू जस्ट टेल मी द नेम ऑफ अ पर्सन जिन्होंने एक्सटेंड किया है ये थ्योरी को, और उसमें ये बताया है कि मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन के इक्वल नहीं है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं करती है मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन को. एंड उन्होंने बोला है कि जो भी चेंजेस आते हैं वो परफॉर्मेंसेस के बाद ही आते हैं. ठीक है, वो परफॉर्मेंस के बाद ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो यू हैव ऑप्शंस हार्लॉट केली, एडवर्ड टॉलमैन, एल्डरफर या फिर पॉटर एंड लॉरल. ठीक है, सो द आंसर इज एल्डरफर. एल्डरफर ने ये जो विक्टर रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है उसको एक्सटेंड किया है. एंड बेसिकली हम विक्टर रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है उसमें जाएं तो हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें. सबसे पहले होता है एक्सपेक्टेंसी को पढ़ा था हमने. एक्सपेक्टेंसी मीन्स क्या होता है, हमेशा जब भी हम कुछ चीज़ कर रहे होते, दैट मीन्स जब भी हम कोई एफ़र्ट डाल रहे हैं तो हम सोचते हैं कि अगर हम एफ़र्ट डालेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी. एग्ज़ाम में हम क्या करते हैं, अगर हम वर्क हार्ड करेंगे तो हम ये सोचते हैं ना कि अगर हम वर्क हार्ड करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा. सो ये हमारी एक्सपेक्टेंसी हो गई, एक्सपेक्टेंसी अप्रोच हो गई. ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटलिटी. इसमें हमने पढ़ा था एक और चीज़, इंस्ट्रूमेंटलिटी. इंस्ट्रूमेंटलिटी में क्या होता है कि अगर आप परफॉर्म करोगे बेटर तो आउटकम भी अचीव कर पाओगे, है ना. इफ़ यू परफॉर्म वेल देन यू विल अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम. सो ये इसमें हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंटलिटी में. एंड देन हो गया हमारा वैलेंस. वैलेंस क्या डिफ़ाइन करता है, वैलेंस में हमेशा जो भी एम्प्लॉय है वो अपना आउटकम को आइडेंटिफाई करते हैं. दैट मीन्स अगर वो पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही आउटकम आएगा, एंड अगर वो नेगेटिव हैं तो नेगेटिव ही आउटकम आएगा. सो ये चीज़ होती है वैलेंस में. सो आई होप ये आपको क्लियर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. 97 क्वेश्चन. द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज़ वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर. सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज़ कहाँ पर है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज़ इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड. ठीक है, एंड ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, 1990, 1960, 1926 और 1978. सो द करेक्ट आंसर इज 1960. 98th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलीगल इंडस्ट्रियल एक्शन एज पर द लॉ. सो इलीगल जो इंडस्ट्रियल एक्शन है वो कौन सा है, म्यूचुअल इंश्योरेंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लॉकआउट या फिर घिराउस. सो द करेक्ट आंसर इज घिराउस. घिराउस एक ऐसा स्ट्राइक होती है जहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप बैठ जाते हैं और वो काम वगैरह नहीं करते हैं और वो अपनी डिमांड के लिए स्टैंड लेते हैं. ठीक है, तो ये इलीगल है जो कि नहीं होनी चाहिए. और एक चीज़ और है, जैसे कि हम बोल सकते हैं म्यूचुअल इंश्योरेंस. म्यूचुअली जो जैसे कि सारे ट्रेड जो हमारे ट्रेड यूनियंस होते हैं वो हेल्प करते हैं कि म्यूचुअली हम प्रोटेक्टेड रहें, तो वो म्यूचुअल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं. एंड नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग यही होता है कि जो एम्प्लॉयर हैं एंड एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली पार्टिसिपेशन रहता है उनका. एंड लॉकआउट. लॉकआउट एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि वर्क स्टॉपेज है, या फिर हम बोल सकते हैं एक डिनायल है जिसमें कि कंपनी क्या बोलती है, या बिजनेस बोल सकते हैं कि वो क्लोज़ हो जाता है, टेम्प्रेरी शटडाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिफ्यूज़ल बाय एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर रिफ्यूज़ कर देते हैं कि अभी वो टेम्प्रेरी क्लोज़ कर रहे हैं क्योंकि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो शट डाउन कर देते हैं टेम्प्रेरी बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर हम बिज़नेस को बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99. विच टर्म द टर्म रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स. रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, स्टाफिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, सोर्सिंग कैंडिडेट्स टू अप्लाई अ पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी,
सेम एक्टिविटीज़ एज अ सिलेक्शन या फिर हायरिंग समवन फॉर अ जॉब। सो द करेक्ट आंसर इज सोर्सिंग। सोर्सिंग करते हैं यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत सारी सोर्सिंग होती है पर्टिकुलर एक जॉब के लिए, पर्टिकुलर एक वैकेंसी के लिए कैंडिडेट्स को देखते हैं हम थ्रू बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, जैसे नौकरी हो गया, शाइन हो गया, लिंक्डइन हो गया, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स होते हैं, उसकी तरफ से हम या फिर उनकी हेल्प से हम ये जो है सोर्सिंग करते हैं एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स कुड नॉट बी कंडक्टेड बाय वन पर्सन। सो कौन सा एक ऐसा मेथड है जो एक पर्टिकुलर पर्सन को कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब वो एक पर्टिकुलर पर्सन इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। असेसमेंट सेंटर्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। सो द आंसर इज असेसमेंट सेंटर्स। असेसमेंट सेंटर्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए होते हैं, आइडेंटिफाई करना कि किस तरह से हमारी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए परफॉर्मेंसेस में, वो हम बताते हैं, मतलब वो वहाँ पर बताते हैं असेसमेंट सेंटर्स में एम्प्लॉयज़ को। सो असेसमेंट सेंटर तो क्लियर हो गया है। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, मेंटल एबिलिटी को चेक करना या कैपेबिलिटीज़ को चेक करना एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन की। एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है जहाँ पे प्रॉपरली क्वेश्चंस नहीं पता होते हैं, जो भी हमारे इंटरव्यू में के टाइम पे जो पर्सन बैठे होते हैं उनको नहीं पता होते हैं, हम रेंडमली क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो गया। पर्सनालिटी टेस्ट, ओवरऑल पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना, दैट मीन्स एप्टीट्यूड सारा आ जाता है, क्रिएटिविटी हो जाता है, सारा कुछ आइडेंटिफाई करना वो होता है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट। सो आई होप ये आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, द मेन पर्पज़ ऑफ द इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन प्रोग्राम का क्या मेन पर्पज़ है, जस्ट रीड ईच एंड एवरी पॉइंट थरली एंड उसके बाद आप आंसर करना, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज इंश्योर दैट न्यू स्टार्टर्स बिकम प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज सून एज पॉसिबल। सो जो भी इंडक्शन इंटरव्यू क्या होता है, इंडक्शन इंटरव्यू और प्रोग्राम ऐसा होता है जहाँ पर जो भी नए लोग आते हैं या नए ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ आते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर सेशन प्रोवाइड करना, सो दैट वो एक साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो जाए और टर्म्स एंड कंडीशन को समझें, प्रोसीजर्स को समझें और एक फ्रेंडली अप्रोच उनके अंदर आ जाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। 102 क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं आपके पास, 4 ऑप्शंस हैं, एक एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के ही आंसर करना, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, एन ऑनगोइंग एक्टिविटी pertaining all the scenarios where people convene for the purpose of the attaining objectives। इसमें यही होता है कि ongoing एक एक्टिविटी है जहाँ पे पीपल को पता होना चाहिए उनका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका जो गोल है वो कैसे अचीव करना है, परफॉर्मेंसेस कैसे मैनेज करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द परफॉर्मेंस रिव्यू और अप्रेजल मीटिंग इज़। जो परफॉर्मेंस रिव्यू या अप्रेजल मीटिंग होती है वो उसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है या प्राइमरी पर्पस क्या है। सो दीज आर योर ऑप्शंस, अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ना एंड देन आंसर करना। चलो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर इज़ डी, दैट इज़ मोटिवेट स्टाफ फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पे क्या होगा, मेन पर्पस क्या है, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को, टीम को, सो दैट परफॉर्मेंस डेवलप हो और इम्प्रूव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स इज इन्वॉल्व इन द कंपैरिजन ऑफ द एम्प्लॉयज़। सो कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है, लीडिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग, जहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड देन कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है। सो वो क्या होता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग को हम देखते हैं जो कंपैरिजन को आइडेंटिफाई किया जाता है और कंपैरिजन से मतलब स्टैंडर्ड्स को देखा जाता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है उसके स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअल के, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्वॉल्व्स इन कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज़। सो कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, कॉम्पनसेटिंग, डिसिप्लिनिंग, काउंसलिंग या फिर इंटरव्यूइंग। सो द करेक्ट आंसर इज
कॉम्पनसेटिंग में नहीं आता है, कोई कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस नहीं है। कॉम्पनसेट में क्या होता है, मतलब जैसे कि हम कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना या फिर कुछ ऐसा इंसेंटिव्स देना उनको, है ना, रिवॉर्ड्स देना। तो ये हो गया। डिसिप्लिन अलग हो गया। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन में रहना कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग भी देना, जैसे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को कुछ बताना या फिर काउंसिल प्रोवाइड करना। इंटरव्यू होना भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, बट कॉम्पनसेटिंग नहीं है। सो दैट्स इट फॉर नाउ स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, ये जितने भी क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।